नमस्कार, मुहामुही में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हर हफ्ते हम ऐसी किसी कद्दावर हस्ती से मुहामुही बात करते हैं जो हमारे देश और राज्य के लोगों की जिंदगी पर किसी न किसी रूप में असर डाल रहे होते हैं। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब। काटजू साहब, मुहामुही में आपका स्वागत है जी। लेकिन आपसे बातचीत का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं, इससे पहले देख लेते हैं कि आज की बातचीत में हमारे सामने मुख्य मुद्दे और सवाल क्या क्या हैं। जस्टिस मार्कंडेय काटजू आगे आगे चलते हैं और विवाद पीछे पीछे चलते हैं। एक बार बिहार आए तो कह दिया कि बिहार में मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप है। अगर नीतीश सरकार ने मीडिया स्वतंत्रता का सम्मान नहीं किया तो मैं इस सरकार को चलने नहीं दूंगा। इस बार आए तो ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार अगर अब भी नहीं सुधरे तो जो हर्ष नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का हुआ वही उनका होगा। जस्टिस काटजू एक कश्मीरी पंडित परिवार से आते हैं। उनके दादा कैलाश नाथ काटजू देश के बहुत बड़े वकील और नेता थे। कैलाश नाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यपाल तो रहे ही, देश के कानून मंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। काटजू साहब के पिता जस्टिस एस.एन. काटजू और चाचा जस्टिस बी.एन. काटजू की गिनती भी देश के प्रतिष्ठित न्यायाधीशों में होती रही। साफ है कि कानून और सियासत का घोल उन्हें बचपन से ही पीने को मिला। लखनऊ में पैदा हुए, इलाहाबाद में पढ़े लिखे। LLB की परीक्षा में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के टॉपर रहे। वकालत से सिलसिला शुरू हुआ तो बाद में देश के 3 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस बने, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट के। 2006 में सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। पिछले ही साल रिटायर हुए हैं। धीमे फैसलों के लिए बदनाम हो चुकी भारतीय न्याय व्यवस्था में उनकी गिनती सबसे तेजी से मामले निपटाने वाले जजों में होती रही। हर हफ्ते औसतन 100 से ज्यादा मामले उन्होंने निपटाए। मेधा और मनोबल काटजू की सबसे बड़ी पूंजी हैं। आजकल भारतीय प्रेस परिषद के चेयरमैन हैं। कई लोग जस्टिस काटजू पर कांग्रेसी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन इससे बेपरवाह रहते हुए हर वो बात वो कह जाते हैं जो उनके दिल में होती है। उनके बयानों से जितने सवाल पैदा होते हैं उतने ही बवाल भी पैदा होते हैं। अगले 1 घंटे में ऐसे ही तमाम सवालों और बवालों पर जस्टिस काटजू से होगी मुहामुही बातचीत। देखते हैं क्या कुछ निकलकर आता है सामने। काटजू साहब, आपके लिए सबसे पहला सवाल तो मेरे जहन में यही आ रहा है। आप पिछली दफ़ा बिहार आए थे और आपके एक बयान से भूचाल मच गया। आपने कह दिया कि बिहार में मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप है। तो क्या आप अपने इस बयान पर अभी भी कायम हैं? जब मैं आया था पिछले बार जी, बिहार, मेरे ख्याल में करीब 6 महीना हो गया जी जी, तो बहुत सारे पत्रकार मुझसे मिले। जी, उन्होंने मुझसे ये कहा कि हाल बिहार में ये है कि कोई भी पत्रकार अगर बिहार सरकार के खिलाफ, बिहार के किसी मंत्री या अधिकारी के खिलाफ कुछ लिखे तो उसकी नौकरी गई या उसका तबादला हो जाएगा या उस पत्रिका के एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे। यानी एक तरीके से मुंह पे ताला लगा हुआ पत्रकारों का। ये भी मुझे सुनने में मिला कि ये एक तरीके से मीडिया मैनेजमेंट हो रहा है बिहार में। तो ये संविधान की धारा 19 का घोर उल्लंघन है, जिसमें मीडिया फ्रीडम की बात कही गई है। ये फंडामेंटल राइट है मीडिया का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, और उसका परोक्ष रूप में ये घोर उल्लंघन हो रहा है। अखबार वालों को कहा गया बस बिहार सरकार के फेवर में लिखो, बहुत तरक्की कर रहा है बिहार, बिहार शाइनिंग। जबकि वास्तविकता जो मैंने आँख से देखी जी, मैं बिहार गया, यहाँ पटना में घूमा, यहाँ से गया, रास्ते भर गंदगी, गरीबी, कोई मैंने प्रगति नहीं देखी, कोई उद्योग नहीं लगे, बिजली की संकट है। आँख से दिखाई देना चाहिए विकास की, सिर्फ अखबारों में आ रहा है विकास। फिर भी मैंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरी क्योंकि टेंटेटिव ओपिनियन है जी, हो सकता है मुझे गलत फहमी हो, तो मैंने जी 3 सदस्यों की समिति बनाई जी, बिल्कुल, कि भाई वो एक जांच करे कि ये सब जो मुझे पत्रकार लोग बता रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है ये क्या वास्तविकता है कि यहाँ प्रेस की फ्रीडम नहीं है जी। तो वो कमेटी अपना काम कर रही है
उसने कई मीटिंग्स की हैं और बहुत जल्द मुझे उम्मीद है वो अपनी रिपोर्ट मुझे देंगे। उस पर फिर आगे कार्रवाई ये कमेटी कितने समय में आपको रिपोर्ट दे देगी? आपको मुझे क्या लगता है लगा? अब जल्दी, मेरे ख्याल में 2-3 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। 2-3 हफ्ते के अंदर हाँ, रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो आप काटजू साहब, कहीं से एक तो बात आप ये कह रहे हैं कि बिहार में मीडिया पर सेंसरशिप है, इस तरह की बात आपको पत्रकारों ने खुद बताई। हाँ। और दूसरी चीज़ आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद अपनी आंखों से जो देखा उससे आपको बिहार शाइनिंग जैसा और सुशासन जैसा कुछ दिखा नहीं। जिस तरह से 2004 में इंडिया शाइनिंग का एक नारा था, उसी तरह से अब सुशासन का नारा एक झूठ और ढकोसले की तरह से दिया जा रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं? बिल्कुल जी। मैं आपको बताऊं, मैं आया था पिछले बार पटना जी। तो मेरी एक तो मॉर्निंग वॉक की आदत है, सवेरे टहलने की। मैं टहलने निकला, यहाँ पटना में एक सड़क है अशोक राजपथ जी साहब, टहलना मुश्किल हो गया, इतनी गंदगी, बदबू और कूड़े के ढेर, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पड़े हुए, सब तरफ सड़ रही चीज़ें। जी जो सड़क के दोनों ओर नालियाँ थी जी वो ढकी नहीं थी और उनमें काला गंदा पानी बह रहा था। तो मैंने कहा ये क्या विकास हुआ, क्योंकि मैंने इतिहास की किताबों में पढ़ा जी 5000 साल पहले हड़प्पा मोहनजोदारो सभ्यता में जी जो नालियाँ थी सब ढकी हुई होती थी, क्योंकि अगर ढकी नहीं होगी तो मक्खी मच्छर वहाँ बैठेगी और वही जाके आपके खाने में बैठेगी, वो सारी बीमारियाँ फैलाएंगी। जी तो 5000 साल में बिहार आगे बढ़ा है कि पीछे चला गया? जी जी और मैं गया इधर से, पटना से गया तक, रास्ते भर गरीबी और कूड़ा करकट, गंदगी। विकास कहाँ है भाई? मैंने पूछा लोगों से कि भाई कुछ उद्योग लगे हैं, कुछ पावर प्लांट्स लगे हैं, जी पता लगा कुछ नहीं हुआ। 7 साल आप शासन किए, आपने क्या किया? सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट किया। पहले ये था कि अपराध कहते थे लालू जी के ज़माने में ज़्यादा था, अब कम हो गया, मगर मैंने सुना इधर अपराध फिर बहुत बढ़ गया है। चोरी डकैती और कई जो बड़े बड़े कांड हुए, क्या फॉरबेसगंज का कांड हुआ, पुलिस वालों ने चढ़ के जूतों से मारा पड़े गिरे हुए लोगों को, प्रेग्नेंट औरत के पेट में गोली लगी, ये सब बड़े बड़े कांड हुए। कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं, गैंग रेप्स हो रहे हैं इधर, जो मैंने सुना है बिहार में। ये तो मेरी बात नहीं, मैंने सुना यहाँ के इनके एक SN आर्या करके बीजेपी के, उन्होंने कहा कि यहाँ माफिया राज है। तो बीजेपी तो इनकी सहयोगी पार्टी है बिहार में, JDU की। और एक उदय सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने कहा, सुना है, वो भी शायद बीजेपी के हैं। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा अफसरशाही भ्रष्टाचार है, वो कोई वेदना रैली निकाली उन्होंने। जी लगता है तो आप ही के लोग हैं भाई। और एक भीम सिंह तो JDU के मिनिस्टर हैं, वो तो नीतीश कुमार जी के पार्टी के मेंबर हैं। वो कह रहे हैं ये सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। तो मेरी बात चलिए, कहें कि साहब ये गलत बात का जूस ये कह रहे हैं, अच्छा चलो मेरी बात मत मानो, मगर ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं सब तरफ। और इधर तो जो मैंने सुनने में आ रहा है, क्राइम बहुत बढ़ गया। जो इस नारे पे आप आए थे और कोई विकास नहीं हुआ, बिजली नहीं है लोगों के, लोग पलायन हो रहा है बिहार से, नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं, क्या तरक्की हुई? लगता है काटजू साहब बिहार पर आप बहुत पैनी निगाह रखते हैं। लगातार आपको बिहार में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप उन घटनाओं से वाकिफ़ हैं। आपको क्या लगता है कि ये सारी घटनाएं एक तरफ हैं, ये कहते हैं कि 15 साल में बिहार आगे बढ़ा है। आप 15 साल की बात नहीं कर रहे हैं, आप 5000 साल की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5000 साल में बिहार आगे नहीं बढ़ा, तो 15 साल की बात क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूँ कि देखिए, हर चीज़ का टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट होता है हर सिस्टम का, कि आम आदमी का जीवन स्तर बढ़ा है कि नहीं। जब सब तरफ गरीबी है, बेरोजगारी है, बिजली का संकट है, उद्योग नहीं है, क्या यहाँ का जीवन स्तर बढ़ा है भाई? काटजू साहब, गरीबी और बेरोजगारी तो पूरे हिंदुस्तान में है। इनका ये कहना है कि इन्होंने लड़कियों को साइकिल दे दी और स्कूल पहुंचा दिया। इनका ये कहना है कि कुछ इन्होंने सड़कें बनवा दी हैं। इनका ये कहना था कानून व्यवस्था की स्थिति सुधार दी, जिसके बारे में आपने कहा कि वो फिर से बिगड़ गई है। क्या आपको इनके दावों पर यकीन नहीं होता है? देखिए साहब, ये सब नाटक करना मैंने बहुत देखा है। ये सही है कि साहब वो लड़कियों को स्कूल दे दिया और लड़की को इतना फिर विरोध क्यों हो रहा है? ये जो इनका अधिकार रैली जो चला रहे हैं, अधिकार यात्रा या क्या, अधिकार यात्रा जी, सब तरफ विरोध आ रहा है।
और यहाँ तक कि मैंने सुना एक लड़की काला दुपट्टा ओढ़े थी, तो जाके झपट के पुलिस वालों किसी ने उसके सीने से दुपट्टा खींच लिया। वो आप कहते हैं कहीं कोई काला कपड़ा ना पहने हैं। सब तरफ विरोध हो रहा है आपकी, आपने स्थगित कर दी यात्रा ही, आपने स्थगित कर दी। और मैंने आज ही एक साहब मुझे बता रहे थे कि जिस मैदान में ये मीटिंग करते हैं, आधा मैदान तो पुलिस वालों से भरा रहता है। यानी आपको अपनी सुरक्षा से ऐसी चाहिए कि आम आदमी ना आ सके, पुलिस वाला आए। आपने कारजू साहब एक बड़ा सवाल छेड़ दिया, एक ऐसे सवाल को आपने छेड़ दिया जिससे अभी पूरा बिहार उद्वेलित है। आप रिटायर्ड जस्टिस रहे, इसलिए मैं आपसे 2 घटनाओं का जिक्र करके मैं पूछ लेता हूं कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए। एक घटना देखिए खगड़िया में हुई है, जहां पर एक विधायक के पति जो कि सज़ा याफ्ता है इनफैक्ट, और एक नरसंहार के मामले में उनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा के दरमियान डीजीपी की मौजूदगी में खुलेआम कार्बाइन निकालकर कार्बाइन लहराई और जनता पर लाठियां भांजी। मुख्यमंत्री ने उनका खुलेआम बचाव किया, कहा कि अगर ये नहीं होते तो उनकी ज़िंदगी की रक्षा शायद नहीं हो पाती। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान का कानून ऐसे मामलों में क्या कर सकता है? एक रिटायर्ड जस्टिस होने के नाते आपको क्या लगता है जनता को किस तरह से जस्टिस मिल सकता है ऐसे मामलों में? देखिए, मैं जज रहा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जी। मैं तो बिना किसी सिक्योरिटी के मेरे टहलने की आदत है, मैं 5-6 मील सड़क पे निकल जाता था। मुझे कोई सिक्योरिटी की, मुझे तो कभी किसी धमकी नहीं दी, ना किसी गोली मारी, ना लाठी मारी, कुछ नहीं हुआ जी। आप क्यों इतना घबराते हैं कि आपको लगता है आपको चाहिए कार्बाइन वाला आदमी आ जाए, वो भी आपराधिक चरित्र का, कि वो आपकी रक्षा करे? ये दिखाता है कि आप तो बिल्कुल डरे हुए हैं जनता से। मुख्यमंत्री डरे हुए हैं कारजू साहब, लेकिन मुख्यमंत्री डरे हुए हैं, लेकिन कानून क्या कहता है ऐसे मामलों में? एक जिस व्यक्ति के पास उस कार्बाइन का लाइसेंस नहीं है, उसको रखने का अधिकार नहीं है, वो उसको रखता है, सरेआम भीड़ में उसको लहराता है, जनता पर लाठियां भांजता है, मुख्यमंत्री उसका बचाव करते हैं। कानून क्या कहता है? क्या होना कहता है कि जिसके पास आर्म्स लाइसेंस नहीं है तो ये तो घोर अपराध है आर्म्स एक्ट में जी, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है जी, और वो कार्बाइन लेके घूम रहा है, बिल्कुल तुरंत उसको गिरफ्तार, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। ये तो आर्म्स एक्ट का वायलेशन है। अगर कोई सरकार मुकदमा दर्ज करने से इनकार करे, कोई पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने से इनकार करे, ऐसी परिस्थिति में उस सरकार के लिए कानून में क्या है, उस पुलिस के लिए कानून में क्या है? इसमें हाई कोर्ट में याचिका होनी चाहिए, रिट पिटीशन होनी चाहिए कि मैंडेमस मांगे कि इस पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप हाई कोर्ट में याचिका करिए, और अगर पुलिस या इवन सुओ मोटो हाई कोर्ट कर सकता है, याचिका के बगैर भी कार्रवाई कर सकता है। और अगर पुलिस किसी लड़की का दुपट्टा उतरवाती है, इस पर आप? बिल्कुल, देखिए पुलिस अगर जुर्म करे तो पुलिस पे तो ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए पुलिस का तो कर्तव्य है जनता की रक्षा करना, और रक्षक भक्षक हो जाए अगर तो पुलिस वाले को ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आप तो अपने कर्तव्य का घोर उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि उल्टा कार्य, रक्षा करने के बजाय आप तो जनता पे अपराध कर रहे हैं। तो ऐसे पुलिस वालों को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई इस पे रहम नहीं होना चाहिए। कारजू साहब, हम अपने पहले सवाल पर लौटते हैं, मीडिया पर सेंसरशिप का जो मामला है। आपको क्या लगता है कि जो जिस तरह की सेंसरशिप बिहार में है, जिसके बारे में आपने जिक्र किया था, उस तरह की सेंसरशिप के लिए सरकार जिम्मेदार है, या मीडिया संस्थानों का प्रबंधन जिम्मेदार है, या कहीं से पत्रकार भी जिम्मेदार है? देखिए, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैंने अंतिम इस पर राय नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने 3 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अपॉइंट कर दी है, वो इंक्वायरी कर रही है। जी जी जी। मगर जो टेंटेटिव ओपिनियन मुझे मिली है जी, कि ये असली में बिहार सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने जो मीडिया मैनेजमेंट यहाँ किया हुआ है जी, ये लगता है कि बिहार सरकार ने जो मीडिया के मालिक हैं उनसे कह दिया है कि देखो हमारे खिलाफ कोई खबर न छपे, और छपेगी तो तुम्हारे लिए हम दिक्कत। देखिए, ये जो मीडिया के मालिक हैं ये बिजनेसमैन होते हैं जी, और कईयों के तो सिर्फ मीडिया के अलावा भी कई तरह के बिजनेस उनकी शुगर फैक्ट्री है, उनके प्लांट्स कई किस्म के। तो देखिए, जो बिजनेसमैन है नॉर्मली वो सरकार को
नाराज़ नहीं करना चाहता है, क्योंकि सरकार अगर नाराज़ हो गई तो 20 तरीके से बिजनेसमैन को हैरेस कर सकती है। इनकम टैक्स नोटिस, सेल्स टैक्स नोटिस, एनवायरनमेंट नोटिस, लेबर नोटिस। तो बिजनेसमैन तो अपनी बिजनेस की रक्षा करना चाहता है, वो नहीं बिल्कुल सीधे सीधे सरकार से झगड़ा नहीं करना चाहता है। तो जब दबाव पड़ता है सरकार का कि इस पत्रकार को निकालो, तबादला करो क्योंकि हमारे खिलाफ लिख रहा है, तो भाई वो कहता है अच्छा हाँ करते हैं। ऐसे कई, एक कोई वो दैनिक जागरण के सुभाष चंद्र थे या क्या नाम था, सुभाष पांडे जी, उन्होंने कुछ आबकारी घोटाला हुआ था बिहार में जी। तो सरकार ने जो सुना है मैंने कि दबाव डाला वो दैनिक जागरण ग्रुप पे, उन्होंने तबादला हो गया। हालांकि बाद में सुना है मैनेजमेंट से कुछ समझौता हो गया तो वापस आ गए वो पटना। मगर सवाल है कि तो कारजू साहब, मूलतः आप सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल। देखिए, सरकार की कर्तव्य होता है संविधान के अनुसार चलना, क्योंकि सरकार संविधान के अधीन है, संविधान के ऊपर नहीं है। और संविधान में लिखा है धारा 19 में 19(1)(a) में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसमें फ्रीडम ऑफ मीडिया आती है। जी। तो इस अधिकार का इज्जत करना ये सरकार का कर्तव्य होता है। मगर ये सरकार तो मुझे लग रहा है, जो टेंटेटिव ओपिनियन है, ये तो बिल्कुल नहीं फ्रीडम ऑफ मीडिया को रिस्पेक्ट दे रही है, बल्कि उसको दबा दिया गया है इस तरीके से, जो कि टेंटेटिव ओपिनियन है। ठीक है फाइनल ओपिनियन बनेगी जब रिपोर्ट आ जाएगी कमेटी की। जी, मुझे लगता है कि जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं दूसरी चीज़ आपसे जानना चाहता हूं कि आपने संविधान का ही हवाला देते हुए एक वक्त में यह भी कह दिया था कि अगर ये सरकार जो है बिहार में मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान नहीं करेगी तो हम इस सरकार को चलने नहीं देंगे। प्रेस काउंसिल के पास ऐसे अधिकार हैं कि वह किसी सरकार को राष्ट्रपति से कहकर बर्खास्त करवा सकती है। देखिए, धारा 356 संविधान में ये लिखा है जी कि राष्ट्रपति किसी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है ऑन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर और अदरवाइज। जी। तो अदरवाइज में मैं भी आता हूँ, प्रेस काउंसिल की आवश्यकता नहीं। एज एन इंडिविजुअल मैं रिपोर्ट रिकमेंड कोई भी कर सकता है कि प्रेसिडेंट को, हाँ उसकी रिकमेंडेशन माने ना माने ये प्रेसिडेंट पर है। मीडिया की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए आज़ाद हिंदुस्तान में किसी सरकार को आज तक बर्खास्त किया गया है? अभी तक नहीं किया गया है जी। मगर दुनिया में कई चीज़ें होती हैं जो पहले नहीं हुई हैं, अब हुई हैं जी। क्यों जरूरी है कि भूतकाल में नहीं हुआ तो भविष्यकाल में नहीं होगा? तो ठीक है। अब मैं एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं कारजू साहब, कि आपकी टीम की जांच चल रही है। अगर मान लीजिए कि आपकी टीम की जांच में ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि बिहार की सरकार ने बिहार की सरहद के अंदर मीडिया फ्रीडम का हनन किया है, उल्लंघन किया है, तो क्या आप इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति से रिकमेंडेशन देंगे? इस पर मैं अभी आपको इस पे जवाब देना नहीं चाहूँ, क्योंकि जब तक मैं वो रिपोर्ट पढ़ ना लूँ क्या है उसमें, मैं अभी उचित नहीं होगा इस पर कोई टिप्पणी करने। लेकिन आप ये मानते हैं कि जो सरकार मीडिया फ्रीडम का उल्लंघन करती है उस सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो संविधान का उल्लंघन कर रही है ना जी। क्योंकि देखिए, अगर राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते हैं कि सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है तो वो उस सरकार को डिसमिस कर सकती है। धारा 356 में लिखा है। बिल्कुल। तो संविधान में है ये मीडिया फ्रीडम, आर्टिकल 19(1)(a जी। तो राष्ट्रपति को अधिकार है। मैं क्या करूंगा अभी मैं आप नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैं जब तक रिपोर्ट न पढ़ लूं मैं इस पे कुछ कहना उचित नहीं होगा। मगर राष्ट्रपति को अधिकार है। ठीक है कारजू साहब, आप प्रिंट मीडिया के लिए इतनी सद्भावना रखते हैं, उसके अधिकारों की आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप बड़े नाराज़ लगते हैं, ये क्या माजरा है? नहीं देखिए, मैं जी गलत लोग समझ गए मुझे, मैं कोई नाराज़ नहीं हूँ, मगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों से कहा कि देखो, जहाँ एक तरफ तुम्हारी स्वतंत्रता है जी, मीडिया की, वहीं जिम्मेदारियाँ भी हैं जी। तुमको ये याद रखना चाहिए, ये गरीब देश है, इसमें 75-80% जनता बड़ी गरीब है जी। बेरोजगारी है, महंगाई है, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा की समस्याएं हैं। 2.5 लाख किसानों ने 10-12 साल में आत्महत्या कर ली, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है फार्मर सुसाइड जी। बिल्कुल। 47-47% बच्चे हमारे कुपोषित हैं, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप जानते हैं सबसे गरीब देश अफ्रीकन कंट्री, सब सहारन कंट्रीज माने जाते हैं। दुनिया का हर तीसरा कुपोषित बच्चा हिंदुस्तानी है। सुनिए, सब सहारन कंट्रीज अफ्रीका की, जैसे इथियोपिया और सोमालिया है,
जो सबसे गरीब मानी जाती है, वहाँ पे कुपोषण है 33%। जी। हमारा 47% आपको मालूम है। यानी हर दूसरा बच्चा आधा पेट खा रहा है। साहब आप तो तो इस पे कुपोषण नहीं- जी हाँ? आप कुपोषण 47% कहते हैं। यहाँ तो भारत की सरकार गरीबी 47% मानने को तैयार नहीं, 29% पे लाके मोन्टेक सिंह अहलुवालिया साहब ने लटका दिया है। देखिए ऐसा है जी। वो एक कहावत है ना कि स्टेटिस्टिक्स, मोर स्टेटिस्टिक्स एंड लाइज। कुछ भी आप कहिए, कहने में क्या रखा है। हाँ नेशनल फिगर्स हैं, 77% लोग जी। 25 रुपये रोज कमा रहे हैं। जी जी और आज की महंगाई आपको मालूम है, 40 रुपये किलो तो सब्जी है। जी। इतनी महंगाई हो गई है, किस तरह से लोग अपना जीवन चला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य है इस पे। तो हम और- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात पे हाँ, तो लौटते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले ये सब दिखाते नहीं है। अब क्या कि अमिताभ बच्चन की 70वीं वर्षगांठ पूरे दिन भर जैसे बड़ा भारी ये एक इशू है, या राजेश खन्ना मर गए, देवानंद मर गए, अरे जैसे देश पे कहर आ गया है। और सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाई, तो अब देश में दूध की शहद की नदियां बहेंगी हैं। मोहाली क्रिकेट मैच था हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जी उसको मीडिया ने हाइप कर दिया जैसे महाभारत की लड़ाई हो रही है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया या पाकिस्तान ने हिंदुस्तान, इससे क्या बेरोज़गारी दूर हो जाएगी अगर हमने पाकिस्तान को क्रिकेट में हराया, या महंगाई दूर हो जाएगी। असल मुद्दे जो होते हैं वो आर्थिक होते हैं। लेकिन कारजू साहब आपको नहीं लगता कि कई बार आप खरी खरी बातें कहने में लोगों का दिल तोड़ देते हैं? आपने जैसे अभी भी कह दिया कि राजेश खन्ना मर जाते हैं, देवानंद मर जाते हैं, क्या फ़र्क होता है? इनके इतने फैंस होते हैं, जब आप इस तरह की बातें कहते हैं तो लोगों का दिल टूटता है। देखिए जी, जी। अब सुनिएगा, जी। राजेश खन्ना की फिल्म जी और देवानंद की फिल्म क्या करती है। जो गरीब आदमी है जी। उसका जीवन इतना दुखद है, इतना तकलीफ दे है, तो वो जाता है राजेश खन्ना देवानंद की फिल्म देखने, 2 घंटे के लिए उसको जैसे अफीम खिला दी जाती है। अब वो एक काल्पनिक दुनिया में चला जाता है, जहाँ हिल स्टेशन में खूबसूरत दुनिया, जहाँ लड़का देवानंद या राजेश खन्ना किसी लड़की को एक पेड़ के इर्द गिर्द पीछा कर रहा है, बड़ी खूबसूरत। तो 2 घंटे अपनी वो सारी दुख दर्द भूल जाता है, जैसे एक शराब पिला दो, ड्रग खिला दो 2 घंटे के लिए, हैं, ताकि थोड़ा सा टेम्परेरी रिलीफ अपने जो मिजरी से उसको मिल जाए। यही इट एक्ट्स लाइक अ ड्रग। तो ठीक है, उनकी फिल्म फिल्म देखने की जरूरत है, आप ड्रग दे दो, अफीम खिला दो 2 घंटे की, चीज़ वही है। कारजू साहब जो चीज़ आप कह रहे हैं उससे तो फिर कहीं ये इम्प्रेशन जाएगा कि हिंदुस्तान में फिल्में बननी ही नहीं चाहिए इस तरह की। सिर्फ जो है गरीबी की बातें हम करें, भुखमरी की बातें करें, किसानों की आत्महत्या की बातें करें, मीडिया पर 24 घंटे सिर्फ इन्हीं से जुड़ी हुई खबरें चला करें। नहीं, ऐसा है। देखिए, मीडिया का तीन भूमिकाएं होती हैं। जी जी। एक तो जनता को इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि देखिए आम आदमी तो जा नहीं सकता है लंदन और न्यूयॉर्क और पाकिस्तान वहाँ की खबरें इकट्ठा खबरें लाने के लिए। तो मीडिया इज़ द एजेंसी ऑफ द पीपल टू गिव इंफॉर्मेशन टू द पीपल, ताकि जनता रैशनल ओपिनियन बना सके विच आर नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट रोल इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन। हाँ ठीक है, साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट भी देना। थोड़ा कुछ लोग फिल्म देखना चाहते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, मगर अगर आप 90% कवरेज एंटरटेनमेंट कर रहे हैं और सिर्फ 10% जो रियल इश्यूज हैं, तो यू हैव लॉस्ट योर सेंस ऑफ बैलेंस एंड सेंस ऑफ प्रपोर्शन। आप तो 90% आपकी कवरेज क्या है कि करीना कपूर की शादी हो रही है, उसी पे साथ दिन रात चल रहा है, हैं, या वो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, राखी सावंत आ रही हैं, उनका वो हो रहा, स्वयंवर हो रहा है, बिग बॉस, ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, जो कंसर्न आप जता रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों की ये चिंता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इतना ही नहीं खत्म हो गया है। यही नहीं, आप यू आर डाइवर्टिंग अटेंशन ऑफ पीपल फ्रॉम द रियल इश्यूज जो आर्थिक हैं, असल मुद्दे, और आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो नॉन इश्यूज हैं उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जैसे ये वास्तविक इश्यूज हैं। वास्तविक मुद्दे ये हैं कि करीना कपूर का विवाह हुआ कि नहीं हुआ जी, ऐश्वर्या बच्चन का बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, ये असल मुद्दे हैं। गरीबी असल मुद्दा नहीं है, महंगाई असल मुद्दा नहीं है, स्वास्थ्य के मुद्दे असल मुद्दे नहीं है, ये फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स ये असल मुद्दे हैं। ये जनता को गुमराह कर रहे हैं आप। जी नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम कारजू साहब आपको यह भी तो देखना पड़ेगा ना कि हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पिछले 1-1.5 साल में
भ्रष्टाचार, जो कि इन सारी चीज़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को कितनी ज़्यादा तरजीह दी, कितना स्पेस दिया और पूरे हिंदुस्तान में एक माहौल खड़ा कर दिया। ये सही है, ये बात है, ये अच्छी चीज़ की है, ये मीडिया ने अच्छी चीज़ की है। तो ये इसमें मैं तारीफ़ करता हूँ मीडिया की। जी। ये मैं हर चीज़ में निंदा नहीं करता हूँ। जी। जो तारीफ़ करने लायक जो काम करती है बिल्कुल तारीफ़ करूँगा, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। लेकिन एक तरफ मीडिया के पास जो मसले आते हैं, आप देखिए कि उसको तो मीडिया मेरे ख्याल से उठाता है। अगर आज लोगों को ये आंकड़े तक मालूम है कि 2.5 लाख लोगों ने, किसानों ने इस मुल्क में आत्महत्या कर ली है, सुनिए, तो यह भी मीडिया की वजह से मेरे ख्याल से है। 5 साल तक मीडिया ने ये किसानों की आत्महत्या को छपने नहीं दिया, 5 साल। जी। जबकि 47 आत्महत्याएं रोज हो रही थी 15 साल से, आज भी हो रही हैं। जी। 5 साल तक मीडिया ने इस खबर को छपने नहीं दिया। ये तो जब बड़े महान पत्रकार जैसे पी साईनाथ हैं, हिंदू के रूरल अफेयर्स एडिटर हैं, और भी कई लोग, उन्होंने जब इतना उजागर कर दिया कि अब आप दबा नहीं सकते, तब जाके मीडिया ने दिया किसानों की आत्महत्या, वरना 5 साल तक आपने छपने नहीं दिया। नहीं तो ये तो प्रिंट मीडिया की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बिल्कुल नहीं। बहुत, अरे कहाँ कभी देखते हैं हम फार्मर्स की सुसाइड जो आज भी 47 हो रही रोज। देवानंद मर गया जैसे बड़ा भारी भूकंप आ गया है, और जो रोज 47 किसान आत्महत्या हो रहे हैं वो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सेंस ऑफ इशू और सेंस ऑफ प्रोपोर्शन खत्म हो गया। ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? मैंने बताया ना, देखिए, एक तो मैंने ये राय दी थी जी, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों ने बड़ा विरोध किया। जी। मैंने कहा देखिए साहब, ऐसा है, हर सोशल एक्टिविटी को रेगुलेट होना ज़रूरी होता है। मैं रेगुलेट की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल नहीं। मैं कंट्रोल के विरुद्ध हूँ। कंट्रोल में फ्रीडम नहीं होती है जी। रेगुलेशन में फ्रीडम होती है, बट इट इज़ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द पब्लिक इंटरेस्ट। हर सोशल एक्टिविटी को रेगुलेट होना। मैं 20 साल वकील रहा, फ्री प्रोफेशन था, मगर अगर मैं प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट करता तो बार काउंसिल मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर सकती थी या कैंसिल कर सकती थी। डॉक्टर अगर मेडिकल मिसकॉन्डक्ट करे, मेडिकल काउंसिल यही कर सकती है। मैं 20 साल जज रहा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। अगर भ्रष्टाचार करता तो पार्लियामेंट मुझे इम्पीच करके निकाल सकती थी। तो मेरी जवाबदेही है, हर तबके की जवाबदेही है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्यों ना जवाबदेही हो? अगर आपने मानिए ऐसी चीज़ें दिखाना शुरू की जिससे कम्युनल राइट हो जाए, खून खराबा हो जाए, तो क्यों नहीं आपका लाइसेंस सस्पेंड हो? आप रेगुलेशन की बात करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए या आउटसाइड रेगुलेशन? देखिए, आउटसाइड रेगुलेशन जरूरी है। सेल्फ रेगुलेशन इज नो रेगुलेशन। वरना सेल्फ रेगुलेशन आप कहें तो फिर कानून क्यों हो? क्यों कत्ल के खिलाफ कानून हो? क्यों चोरी के खिलाफ, क्यों बलात्कार के खिलाफ कानून? फिर सब लोग सेल्फ रेगुलेशन करें। व्हाई हैव लॉज एट ऑल? एक मिनट जी, फिर कानून की जरूरत ही, ये फैक्ट की लॉज की जरूरत होती है, इसके मतलब कि एक्सटर्नल रेगुलेशन होना चाहिए। हाँ, एक्सटर्नल रेगुलेशन गवर्नमेंट का नहीं होना चाहिए जी। इट शुड बी बाय एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जैसे प्रेस काउंसिल है। अब हम गवर्नमेंट के अधीन नहीं है जी, और जी। एक चीज आपको बताऊं, मैं प्रेस काउंसिल में अकेला नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ। 28 और सदस्य हैं, और 28 में से 20 मीडिया प्रिंट मीडिया के हैं, और वो 20 गवर्नमेंट ने नियुक्त किए हैं। 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और 3 और, तो अधिकांश प्रिंट मीडिया के लोग हैं उसमें जी। और जो फैसले होते हैं मेजॉरिटी वोट से होते हैं। मैं कोई डिक्टेटर नहीं हूं कि जो मैं चाहूं वही होगा। कभी कभी मेरे सुझाव मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किए, कभी कभी सुझाव मेरे नहीं एक्सेप्ट किए, और मैं मेजॉरिटी का फैसला एक्सेप्ट करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसमें आ जाए तो उनके भी 20-25 रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रेस काउंसिल के ही दायरे में आप उसको लाने की वकालत करते हैं, या उसके लिए कोई एक अलग दूसरी बॉडी बनाई जाए? देखिए, दूसरी बॉडी बनाना चाहे बना दो, मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए जर्नलिस्टिक एथिक्स तो दोनों को अप्लाई करते हैं, प्रिंट मीडिया को भी करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी करते हैं। तो आजकल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन तो बन गया है ना, एक तो है ना, वो प्राइवेट बॉडी। एक तो इट मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉट प्राइवेट, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी को पावर होता है ऑफ इम्पोजिंग पनिशमेंट, प्राइवेट बॉडी को नहीं पावर होता। ये इन्होंने बनाया है NBSA, प्राइवेट बॉडी। कितने न्यूज चैनलों को के लाइसेंस इन्होंने सस्पेंड किए, कितनों को सजा दी। एक को दिया, वो था ये क्या नाम है, रजत शर्मा का इंडिया टीवी, उस पर शायद 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। उस पर रजत शर्मा जी अपना चैनल लेके निकल आए ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। फिर ये लोग हाथ जोड़ के गए रजत शर्मा के पास, भाई माफ करो, और वापस ले लिया अपना आदेश, और वो वापस आ गए। उसके बाद कितनों को किया। अभी
कुछ दिन पहले मेरे पास आया नवीन जिंदल जी, जी। जिनकी जिंदल स्टील, जी बिल्कुल बिल्कुल। उनका वर्जन था। उन्होंने कहा कि साहब जी टीवी मेरे खिलाफ बहुत प्रचार किया है कि साहब इलीगल कोल अलॉटमेंट मुझे हो गया। जी। नवीन जिंदल जी का वर्जन है कि कोई इलीगलिटी मैंने नहीं करी और झूठा सारा टेलीविज़न पे मेरे खिलाफ दिखाया गया। तो मैंने उनके जी टीवी वालों को बुलाया, मैं कि साहब आप मुझसे बात कर लीजिए, मैं बताना चाहता हूँ अपना वर्जन, आपने पूछा नहीं मुझसे जी। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि साहब मैंने कोई इलीगलिटी नहीं करी। अब नवीन जिंदल जी ने कहा कि वो लोग आए जी टीवी वाले और मुझसे बोले कि 100 करोड़ रुपए दो तो हम छापेंगे तुम्हारा वर्जन, दिखाएंगे तुम्हारा वर्जन अपने टेलीविज़न चैनल पे। और उसको वो कहते हैं वीडियो टेप भी कर लिया मैंने। तो उनका रिप्रेजेंटेशन मैंने जस्टिस JS वर्मा जो चेयरमैन हैं इसके NBSA को मैंने फॉरवर्ड कर दिया कि साहब ये उनका कहना, प्लीज़ आप इंक्वायरी करिए कि जिंदल साहब का वर्जन सही है कि जी टीवी वालों का वर्जन सही है। और जिंदल कहते हैं कि हमने तो वीडियो टेप कर लिया जो इनका डिमांड 100 करोड़ का था जी। उस पर अब जो आज अखबार में आया कि ये NBA ने निकाल दिया उनको, ये जी टीवी वालों को एडिटरशिप से, ट्रेजरशिप ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन BEA से निकाल दिया। मगर निकालने से क्या हुआ? आपने क्या उसकी, अगर ये बात सही है कि ये उससे डिमांड किया गया था 100 करोड़ रुपए, अगर बात सही है, जी जी जो कहते हैं कि वीडियो टेप है हमारे पास और पुलिस को उन्होंने दे दिया, तो कार्रवाई करने, इसे निकालना थोड़ी है, उनके खिलाफ उनका लाइसेंस सस्पेंड होना चाहिए अगर ये बात सही है। जी बिल्कुल। तो आपके पास पावर ही नहीं सस्पेंड करने का। जी। तो मैंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से मिला था, मैंने कहा देखिए साहब अभी प्रेस काउंसिल के पास सिर्फ पावर है एडमोनिश या सेंसर करने का, जी। भर्त्सना करने का, और कोई पावर इवन फाइन इम्पोज करने का। तो हमको पावर दीजिए फाइन इम्पोज करने का, लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल करने का, ये पावर दीजिए। और वो भी मैं अकेले नहीं ये पावर एक्सरसाइज करूंगा। 28 मेंबर्स बैठेंगे जिसमें 20 मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और वो मेजॉरिटी वोट से तय करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया उनके भी प्रतिनिधि होंगे, मेजॉरिटी वोट से तय होगा, मगर पावर होना चाहिए। मैं बताना चाहिए भी चाहता हूँ कि मेरे चेयरमैन होने के पहले 6 बार यही रेजोल्यूशन फुल प्रेस काउंसिल ने पास किया हुआ है मुझसे पहले। ठीक है काटजू साहब। तो फिर मैं गया था सुषमा स्वराज जी के पास, जी। जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। जी जी जी। क्योंकि मैंने कहा देखिए सिर्फ कांग्रेस के तय करने से होगा नहीं, जब तक दोनों मेजर पार्टीज एग्री न करें कि ये प्रेस काउंसिल का अमेंडमेंट हो। 2 अमेंडमेंट, एक तो मीडिया काउंसिल बन जाए ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आए, और दूसरा हमको कुछ टीथ दीजिए, पावर्स दीजिए, ताकि हम एक्शन लेंगे जो घोर अपराध करे उसके खिलाफ। और मैंने सुषमा स्वराज जी से कहा, जब आप मिनिस्टर थी एनडीए गवर्नमेंट में, तो ये आपका बयान था ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट कि हाँ ये प्रेस काउंसिल में ये अमेंडमेंट होने चाहिए, प्रेस काउंसिल एक्ट में। तो आपका भी सुझाव था। बोली हाँ ये मेरा सुझाव था। तो लिहाजा अब प्रेस काउंसिल एक्ट अमेंड होना चाहिए, हमको पावर्स होने चाहिए, आपको दांत दिया जाना चाहिए। दांत देखिए, दांत दिया जाना चाहिए जो कि एक्सरसाइज होगा इन एक्सट्रीम केसेस। नॉर्मली मैं फ्रीडम के फेवर में हूँ, और मैं जितना प्रेस की, मीडिया की आज़ादी के लिए मैंने लड़ाई लड़ी, शायद किसी ने नहीं लड़ी। जी निश्चित रूप से। यानी मैंने जब कश्मीर में एक हादसा हुआ था, कुछ वहाँ के लड़के श्रीनगर में जुलूस ले जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोका उनको। जी। जब रोका तो कहते हैं कि लड़कों ने पत्थर फेंके पुलिस पे। जी। तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसमें 4 मीडिया वाले, उन पे भी लाठी चार्ज, उनकी हड्डियां टूट गई, हॉस्पिटलाइज वगैरह हुए। मुझे जब खबर मिली, मैंने फ़ौरन उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर को लिखा कि देखिए ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। उमर अब्दुल्ला जी का जवाब ये आया कि वो पुलिस कहती है कि हम नहीं पहचान पाए कि ये मीडिया वाले थे। तो मैंने जवाब दिया कि मैं ये नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि वो मीडिया वालों के पास वीडियो कैमरा थे और इक्विपमेंट था, तो पुलिस बिल्कुल पहचान सकती थी कि ये वो डेमोन्स्ट्रेटर नहीं है, तो मीडिया वाले हैं। मीडिया वाला तो कवर कर रहा है इंसिडेंट, मीडिया वाला थोड़ी पत्थर फेंक रहा है, तो आप मीडिया वाले को कैसे पीट सकते हैं? ठीक है। इसी से मैंने महाराष्ट्र की चीफ मिनिस्टर को लिखा, वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वालों की पिटाई हुई, बिहार वालों को तो आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल, यूपी के सबको मैंने जहाँ
कर्नाटक में जो हुआ था वो जो पोर्नोग्राफिक, जी बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा के अंदर अभी लेटेस्ट अभी ये जो असीम त्रिवेदी वाला असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट। कार्टूनिस्ट, मैंने स्टैंड लिया। मीडिया के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी। कारजू साहब, आपसे इन दिलचस्प बातों का सिलसिला अभी जारी रहेगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कारजू साहब से पूछेंगे कुछ और सीधे सवाल, नुकीले सवाल, पैने सवाल और साथ ही वो चंद सवाल जिनके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं।